जी, जिसका जो टेन्योर आए वो अपने 5 साल है वो पूरे करे, अवामी जो है हकीकी अवामी उसके साथ आए, वो मतलब वोटों के साथ आए, अपने 5 साल पूरे करे चला जाए। उसको एक मतलब हार्ट लाइन, जैसे कहते हैं ना रेड लाइन, एक हमारी जो मुआशी पॉलिसी होगी उसको एक रेड लाइन बना दे। इसके पंजों से आजाद जब तक नहीं होंगे आप ठीक तो कहते मैं हैं, नहीं समझता, सर आखिरी जुमला, मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ साहब या कोई भी इस मुल्क का सियासतदान या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा इस काबिल है कि वो IMF जैसे इदारे को ना कर सके। राइट। लेकिन आप जो बात करते हैं वो तो जाहिर है कि फिर आपको जो है नेशनल पॉलिटिकल हार्मोनी चाहिए ना, जी सर, और बिल्कुल इसके चाहिए। लिए जाहिर है कि आपको जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको पीछे फेंकना पड़ेगा। हफीज साहब, मुझे ये बताइएगा कि कहा यह जा रहा है, ये ऐलानिया है गवर्नमेंट का कि ये जो रिलीफ है जुज वक्ती है, आधा आधा रिलीफ। हम चले कह लेते हैं कि 7 रुपए 40 पैसे में से 4 रुपए का रिलीफ जो है वो जुज वक्ती है। नो बडी नोज कि किस वक्त उसकी मौत वाकया हो जाए उस रिलीफ की, यानी कि आधा खत्म हो सकता है, 1 महीना 2 महीने 3 पीछे से महीने सिग्नल आएगा, खत्म हो ठीक है ना जाएगा। जी। और आप क्या क्या कैसे देखते हैं कि ये जो रिलीफ दिया गया है छोटे सार्फिन को, गो के कहा जा रहा है कम फायदा होगा, कि ऑलरेडी उन्होंने कहा जी ये हमने देख लिया 166 जो यूनिट्स हैं इनको जितना फायदा हो रहा है, इनको भी यूनिट जो है 43 समथिंग में पड़ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये छोटे बजट वालों को ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, छोटे लोग हैं जो, जिनको बेचारों को जो मिनिमम वेज भी नहीं मिलती है। और हमने तो पिछले 2-3 साल में आपने भी देखा, हमने भी देखा, लोगों ने अपनी बाइक्स बेची, सोना बेचा, पता नहीं क्या क्या बेचा इन बिलों के लिए। तो इससे क्या हालात पर कुछ फर्क पड़ेगा आवाम की? हालात पे सर क्या असर पड़ने। आप देख लेना, आपने कहा ना अबूरी रिलीफ है, आधी रिलीफ है, 50%। 50% रिलीफ। तो ये क्यों है 50% रिलीफ? 50% रिलीफ इसलिए कि आपकी हुकूमत बिना 50%, वो कैसे 50%? मैं आपको साबित करता हूँ। कोई भी हुकूमत, आप अमेरिकन हुकूमत उठा लें, आप सऊदी उठा लें, या जो जो भी यूरोप के हैं, उसमें से ना 3 अहम पोस्टें होती हैं हुकूमत को चलाने की। वजीर खारजा, वजीर खारजा, वजीर खजाना, वजीर खजाना, वजीर आजम खुद, और वजीर दाखिला। अब इस हुकूमत के 2 वजीर आप उठा लें, वजीर खजाना और वजीर दाखिला, ये PMLN के हैं दोनों? नहीं है ना। ये पहले किस पार्टी में थे? नहीं मोहसिन नकवी साहब किस पार्टी में थे? मोहसिन नकवी तो नहीं था, और औरंगजेब साहब किस पार्टी में थे? औरंगजेब साहब अभी बैंक के प्रेसिडेंट थे। लेकिन इनका ताल्लुक जो है ना, ये जो है वो हमारे जो जज साहब थे रमदे साहब, ये उनके भतीजे भी हैं। और इनका एक PMLN का MNA है जिसने कहा था जन्नत मिलेगी जो वोट डालेगा नवाज शरीफ को, असदुर्रहमान, ये उनका भी भतीजा है। भतीजा, हाँ। लेकिन मुस्लिम लीग के पार्टी में नहीं है, मुस्लिम लीग के वर्कर नहीं है, मुस्लिम लीग के ग्रास रूट लेवल पे जाके इन्होंने काम नहीं किया है। इनको सेनेटर बनाया गया, इनको सेनेटर लाके पैराशूट से लाके वो पाशा साहब की तरफ। तो आपने अगर 2 मिनिस्ट्रियां आउटसोर्स कर दी, और आपका दावा है मुस्लिम लीग नून का कि 92 के जो रिफॉर्म्स हैं, जिस तरह हिंदुस्तान में मनमोहन सिंह ने की, तो हमने पाकिस्तान में रिफॉर्म्स किए हैं, जिस तरह MCB की प्राइवेटाइजेशन, बाकी बैंकों की तो वो किसने की थी? वो तो इसहाक डार थे ना वजीर खजाना, वो और आपने उसको जाके वजीर खारजा बना दिया। तो जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है। तो जो हुकूमत मांगे तांगे के वजीरों पे चल रही है, जब आपने खजाना दे दिया, और पाकिस्तान के 2 ही मसले हैं ना, फाइनेंस का मसला है और लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। फाइनेंस तो आप देखें ना, तो मतलब यू आर बाउंड कि आपको IMF के साथ जाहिर है उनकी इंस्ट्रक्शंस पे ही बनाना है ना। आप पास्ट में देख लें, हमारे जो वजीर खजाना थे, इवन इमरान खान की गवर्नमेंट में, वो भी अप्रूव्ड हुआ है, IMF था। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन जब वो अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद एक्शन आइटम और लाइन आपने बनाना है। 92 में वही जो मैंने आपको जिक्र किया, जब मनमोहन सिंह वजीर खारजा थे हिंदुस्तान के, तो IMF ने सब कुछ उनको दिया। IMF के साथ गोल्ड उन्होंने गिरवी रखा, लेकिन उन्होंने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। IMF मुकम्मल तौर पे खात्मा हो गया। तो ये तो इनका काम है ना कि अगर आपने एक दफा IMF के साथ बेल आउट पैकेज ले लिया, तो क्या आप सारी उम्र जाके लेंगे? 24वीं दफा आप जा रहे हैं। इजी है ना जी, और इजी है। आप हो गए और एक मिस्र हो गया, ये 2 मुल्क क्योंकि जो वो बार बार जो लेते हैं उन्होंने पे नहीं करना ना, हमारे आपकी अगली जनरेशन ने भी पे करना है। अब देखें ना, इसमें से $24 अरब जो इस साल हैं, उसमें से $6 अरब इन्होंने दिए, $18 अरब जो है वो डेफर हुए।
तो ये जो डेफर हो गए हैं वो सब ये पे भी तो चढ़ देन गए। है ना, और उस पर जाके इंटरेस्ट भी लगेगा। तो मसला ये है कि जब आधी हुकूमत होती है, जब आपके वजीर भी बाहर से पैराशूट पे आए होते हैं, तो फिर आपकी पॉलिसियां भी यही बनती हैं। जब आप ग्रास रूट लेवल से कारकुन को नीचे ऊपर लाते हैं, उठाते हैं और उनको फिर इख्तियार देते हैं, तो फिर जाके डिलीवरी हम आगे चलते हैं। मुझे ये बताइए कि इस रिलीफ से पाकिस्तान की जो मीशत है, ज़बूं हाली उसकी आपको भी पता है, हमें भी पता है, और उसकी कोई कुल सीधी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात पिछले 3 साल से की जा रही है, और अनफॉर्चुनेटली MOU के अलावा तो कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। कोई इन्वेस्टमेंट आपको भी नहीं नजर आई, मुझे भी। तो फर्क पड़ेगा जी? अब फर्क तो देखें ना, कोइंसिडेंस देख लें, इनकी बदकिस्मती देख लें या खुशकिस्मती देख लें कि इन्होंने जिस दिन 7 रुपए का कम किया है। देखिए इनका मेजर क्या इकोनॉमी फायदा होता है, किसी भी जो रॉ मटेरियल है या जो एनर्जी है, कि आपकी जो गुड्स होंगे वो सस्ते बनेंगे, और जब वो सस्ते बनेंगे तो एक्सपोर्ट होगी, तो जो बाकी ममालिक के साथ कंपटीशन में उसकी ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस आए जाएंगे। तो इनकी बदकिस्मती देखे जिन्होंने आज 7 रुपए कम किए, तो ट्रम्प साहब ने ना 25% 29% इन पे टैरिफ भी लगा दिए। और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारा जो मेन डेस्टिनेशन है वो यूरोप है या अमेरिका है, और अमेरिका और यूरोप में सबसे मेजर जो है वो टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल को उन्होंने एग्जाम्प्ट नहीं किया, जिस तरह फार्मास्यूटिकल है या जो सेमीकंडक्टर। हमारे ख्याल में हमारी कुछ अगर काबिल जिक्र एक्सपोर्ट है तो वो टेक्सटाइल के अंदर। तो अगर टेक्स्ट, अच्छा ये मैं जब इनको मैं फिगर एनालिसिस कर रहा था, तो वो फिगर एनालिसिस ये है कि वहां पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जा रही है चाइना की टेक्सटाइल में। वो तकरीबन सालाना आप कह लें कोई 80 से 90 अरब डॉलर जा रही है। दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान है, कोई 48 अरब डॉलर। फिर हिंदुस्तान पे 25% लगा, उस पर 25% लगा, 24 या 25 25% लगा। और इस तरह फिर वियतनाम है, फिर बांग्लादेश है, और फिर पाकिस्तान के कोई 22 अरब डॉलर पे तो ज्यादा लगाया वियतनाम पे। तो इसका तो इवेंचुअली फायदा तो हिंदुस्तान को होगा, क्योंकि इस रीजन में सबसे ज्यादा कम उन पे लगा है। तो लेकिन उनके लिए अगर लग भी जाता, फर्ज कर ले उनको लग जाता या वियतनाम को लग जाता, तो उनको इशू नहीं था। उनको इशू नहीं था कि उन्होंने अपने एक्सपोर्ट्स की ना काफी वेरिएंस एक्सपोर्ट कर, ये सिर्फ टेक्सटाइल पे नहीं है। भी बड़े हाँ, मतलब वो IT भी एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करते हैं, ऑटो इंडस्ट्री भी एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा तो सारा भी करते हैं। हाँ, हमारा तो सारो दारो मदार 30 अरब डॉलर में से 22 अरब डॉलर सिर्फ टेक्सटाइल है। तो अगर टेक्सटाइल ही हिट पड़ जाए, और अल्लाह ना करे 2027 में अगर हमें GSP स्टेटस यूरोप रिन्यू ना कर ले, तो हम तो दोबारा बैक टू द स्क्वायर वन आ जाएंगे। बल्कि वो तो 2025 में भी उसके खिलाफ बातें हो रही हैं, बहुत बातें हुई थी, बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द रूलर्स ओवर। हाँ, तो वो 2027 में उसकी एक्सपायरी है। तो अल्लाह करे कि वो वहां पे हो जाए, और ये देखें ये हमारी तकरीबन 5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है अमेरिका को टेक्सटाइल के। तो अगर इधर आपने वो कर दिया, तो ये मैं कहता हूँ ये या खुशकिस्मती इनकी भी बदकिस्मती है, कौम की भी बदकिस्मती कि इस दिन जिन्होंने कम किया है उसी दिन टैरिफ आ गए, और वो 29%। हालांकि ट्रंप साहब को चाहिए था कि जो गरीब ममालिक हैं, जो ताकतवर नहीं है हम जैसे, इनको तो कम लगाते, तो उन्होंने उल्टा किया। जो ताकत है, हाँ, एटमी ताकत तो है, सोवियत यूनियन भी सर एटमी ताकत था। वो अफरीदी साहब, आज से को 15 साल पहले, नाम नहीं लूंगा, मैं किसी चैनल, बड़े अखबार में और बड़े चैनल पर चला के उनके मालिकान ने बुलाया, तो वो साहब जो वहाँ थे ना, तो उनसे मेरी बातचीत, तो वो बार बार कहे आपने तो अच्छी शर्ट पहनी हुई है, आपने अच्छे कपड़े पहने, यहाँ पे तो पैसे नहीं, आप किधर आ गए? तो मेरे साथ एक मेरे दोस्त थे, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, शफकत खान साहब, उन्होंने कहा यार ये तुम्हारा काम नहीं होने देगा। मैंने कहा क्यों? मुझे तो मालिकान ने भेजा है कराची से। उन्होंने कहा यार ये पर्सनैलिटी क्लैश है, तुम्हारी काबिलियत या फिर मे बी कि तुम्हारी अपीयरेंस जो है उसकी वजह से ये तुम्हें आने नहीं देगा। तो ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा भी होता है, बिल्कुल। हाँ, सही कह रहे हैं, आपकी ज्यादा काबिलियत। हाँ, बिल्कुल। जी मियां साहब बताइएगा, ये तो एक तो 29% टैरिफ लगा दिया, बड़ी अच्छी बात की अफरीदी साहब ने। इन्होंने कहा, मंसूर अफरीदी साहब ने कहा कि जी इनकी खुशकिस्मती या बदकिस्मती, ये तमाम बदकिस्मतियां जो हैं वो पाकिस्तान, मैं कहता हूँ कि इन हुक्मरानों की तो नहीं, अवाम की बदकिस्मती है ना जी, कि आज उन्होंने 29% टैरिफ भी लगा दिया। तो ये जो सार्फिन को फायदा, कम फायदा होगा, तो ये मामला फिर है क्या, ये जिमिक से क्या ये सियासी बयानात हैं, या 7 रुपए से पेट्रोलियम की प्राइसेस वही हैं जो इन्होंने एक्सपोर्ट का कहा, लोकल उसकी ट्रांसपोर्टेशन अगर वही महंगी रहेगी
तो हम compete कहाँ कर सकेंगे? सर गुजारिश ही ये है, जैसा कि अफरीदी साहब वो यूरोपीय मंडियों का बता रहे थे, वहाँ पे हमारे जो हुक्मरान हैं, इनके जो मामलात हैं और बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से वहाँ पे बड़ी तशवीश पाई जाती है, वो भी बात करते हैं। वो इंतहाई खतरनाक है। और रही बात ये, इसका सर मैं तो ये समझता हूँ कि ये एम ही बस ना शादियाने बजाए जा रहे हैं और इसका हासिल कुछ नहीं है, अवाम को इसका कोई फायदा नहीं होना, और वो भी जुज़वी। मेरे साहब ये जो 29% टैक्स है, इसमें हमारी ये मुझे एक बात बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कहाँ पे है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कहाँ पे है? ट्रम्प को आए भी कितने महीने हो गए हैं, जनवरी से सर वो तो उठाया है, मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस सर, या फिर हमारा एम्बेसडर जो वहां पे बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है? सर ये इन्हें ना अपनी ड्यूटीज का पता है, ना ही इन्हें अपने फराइज का पता है, मासवा इसके कि आज की दिहाड़ी गुजर गई हमारी ठंडी हवाओं में और ये पैकेजेस ये टीएडी हमने रिसीव कर ली, इसके अलावा रंग दबा हुआ। इसके अलावा इनकी आगे सोच ही नहीं है, इनकी नजर ही नहीं है, इनका विजन ही नहीं है। ये जो लोग बिठाए हुए आप देखें नाअहल लोग, 26वीं आईनी तरमीम उन्होंने करा लिया, आप उनको समझते ही कुछ नहीं। तो सर वो जिसने करवाई है, जैसे करवाई है, वो आप भी जानते हैं साहब, वो तो हर दौर में ऐसे ही होता है। तो गुजारिश ये है कि ये मैं समझता हूँ ये जो 7 रुपए 41 पैसे का हुआ है, ये कुछ नहीं है। जो 29% वो लगाया है उन्होंने, ट्रंप ने, वो एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ लटकती हुई तलवार है। 29% जो टैक्स लग गया है, मुझे जरा थोड़ा मेरे इल्म में इजाफा कीजिए आप दोनों, कि ये 29% से जाहिर है कि प्राइस बढ़ जाएगी वहां। जी सर, तो मैं थोड़ा बहुत हमारे जानता हूं इम्पोर्ट जी, एक्सपोर्ट को, तो क्या इनकी जो प्राइस है प्रोडक्ट की, वो जो वहां पे बायर है वो भी बढ़ाएगा इसको कि नहीं बढ़ाएगा? जैसे हम होटल में जाते हैं तो हमारा 5,000 बिल बनता है, तो वो 1,500 रुपए एक्स्ट्रा लगा के हमसे वसूल करते हैं। सर ऐसा नहीं, जीएसटी सर ऐसा नहीं, सॉरी प्लीज अफरीदी साहब, एक मिनट आपकी तरफ आते हैं, खान साहब आपको टाइम देते हैं। गुजारिश ही है सर, जब आलमी मंडी में आप जाते हैं अपनी प्रोडक्ट सेल करने, तो वहां पे जो खरीदार होते हैं वो देखते हैं कि काशिफ बशीर साहब हैं, अफरीदी साहब हैं, जैद है, बकर है, मुझे किसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस कम मिल रही है, उसका तल्लक इंडिया से है, कम्पिटेटिव प्राइस। तो वो क्यों ये प्रोडक्ट खरीदेगा इनकी? वो नहीं खरीदेगा, वो छोड़ देगा इसको, वो किसी और को ऑर्डर दे देगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे साथ दीवार के साथ जो लगा है उसकी प्रॉब्लम है। जी सर, तो वो छोड़ देगा, उस छोड़ने का जो नुकसान है वो भुगतना पड़ेगा मुझे और आपको। ये जो अवाम है, जो वर्कर है, ये जो फैक्ट्री ऑनर, इन पे असर पड़ेगा, उनका असर जो है, उन्होंने तो कंपनी रजिस्टर कराई होती है, पर्सनली तो उनका बिजनेस होता नहीं है। उनकी कंपनी अगर डिफॉल्ट भी कर जाए, बहुत सारी को पहले की है, आपको पता होगा रिकॉर्ड पे, तो वो तो वैसे ही दिन नाते फिर रहे हैं। एट द एंड मुतासर कौन होता है? गरीब आदमी होता है, वहां पे जो फैक्ट्री के अंदर वर्कर होता है वो मुतासर होता है। गरीबों पे ही ये तलवार लटक रही है, जो 29% वहां पे उन्होंने टैरिफ लगाया है। अफीस साहब, as if I remember, तो आज से 8-10 साल पहले चाइनीज से हम जो कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते थे, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करते थे, तो जब यहाँ पे डॉलर एकदम, आपको याद होगा मुशर्रफ दौर में एकदम शूट किया था, ऑलमोस्ट डबल हो गया था, तो उन्होंने अपनी प्राइसेस जो हैं, जो प्रोडक्ट वो बेचते थे, उन्होंने हमसे एडजस्ट की थी। तो ऐसा कोई सीन हो सकता है हमारे प्रोडक्ट? इसमें देखें जो सबसे ज्यादा हिट किया है ट्रंप ने जिसको, तो वो चाइना को की, क्योंकि चाइना को 34% अभी लगा है और 20% वो महीना पहले लगा चुका है। 54%। हाँ, तो ये 54% चाइना को लगा। तो सबसे लेकिन मैं आपका समझते हैं कि चाइनीज की जितनी मेगा प्रोडक्शन हर चीज की, उनको प्लस पॉइंट, हाँ, वो उसको प्लस पॉइंट है कि जो सप्लाई चेन है वो सारा चाइना के पास है। अब हमें ये देखना है कि इस खत्ते में या मिडिल ईस्ट में सबसे कम जो लगा है वो एक इजराइल पे लगा है 17% और एक हिंदुस्तान पे लगा है 26%। अब ये क्यों लगा? 24 के 25 26%। अच्छा, ये अब ये क्यों लगा है? ये ऐसा नहीं लगा कि ट्रम्प साहब उठ गए, उन्होंने कोई ख्वाब देख लिया और भाई इंडिया का इतना बनता है चाइना का। वो ये है कि वो हमारे हुक्मरान तो देखो ना सो रहे हैं ना, उन्होंने महीना 2 महीने पहले काम किया, इसके काम इस तरह किया है कि जो एलन मस्क है वो टेस्ला गाड़ियां बनाता है, तो एलन मस्क के गाड़ियों पे तकरीबन 2 महीने पहले इंडिया ने 200% टैरिफ लगाया, जानबूझ के लगाया। जब 200% टैरिफ लगाया तो वहां पे शोर मच गया, ये 200% है, और कह दिया कि टेस्ला जो है वो हिंदुस्तान में आके गाड़ी नहीं बनाएगा, मतलब इंपोर्ट नहीं करेगा। ये होती है बार्गेनिंग चिप। यस। जब 2 महीने फिर मुज़ाकरात हुए तो उन्होंने कहा हम जी टेस्ला पे 50% लगा देंगे और फैक्ट्री भी यहाँ पे लगा ले और हम इजाजत दे रहे हैं और शोरूम भी खुल गया। ये होती हैं टैक्टिक्स। लेकिन हमारे यहाँ जो देखें वो जो 55% था तो किसी ने
ध्यान ही नहीं दिया कि वो 55 से आप उसको 45% पे जाए, क्योंकि ये हाफ हाफ लगी है। अगर आप इसको नोट करें कि जिस मुल्क का अगर 60% अमेरिका पे टैरिफ लगा है, तो ट्रम्प ने उसका आधा करके 30% लगाया है। तो अगर आप 44% पे या 40% पे अपने जो अमेरिका से माल आ रहा है उसको आप 40% पे लगा लेते अच्छा, पहले से, तो आपका 20% आ जाता। आपके टेक्सटाइल जो इम्पोर्ट आप कर रहे हैं, जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके फार्मूला जो ट्रम्प साहब है वो ये अपना है कि आपने हम पे मतलब इतना टैक्स लगाया हुआ, हाँ, तो हम आधा आप पे लगाए। दैट इज कॉल्ड बता इम्पोर्ट ड्यूटी कहते हैं ना उसे, इम्पोर्ट ड्यूटी। हाँ हाँ, हाँ जी। उसको अमेरिका में टैरिफ करते हैं, यहाँ पे कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी भी import कहते हैं। तो ये है, लेकिन हमारे यहाँ पता है आपको सोरे, अगर आप ये टाइमली 1 बड़ी महीना जबरदस्त पहले बात की इन्होंने हाँ, कि हमारी तो फिर हम कहाँ खड़े हैं, ये तो हमारी अपने तैयारी इख्तियार कहाँ में था, इनके कर सकते थे, पहले से ही प्लान करके तैयारी करके कर लेते। तो फिर तो ये मामला तो जाहिर है खराब हो जाएंगे। मुझे ये भी बता दीजिए कि आज जो है, फिर मैं आपसे भी यही सवाल है जी, कि आज पूरी दुनिया के, यूरोप के जो स्टॉक मार्केट है क्रैश कर गई, जी जी बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने राइज किया आज। जी जी That news was that ticker on different channels was surprising for me. आप जरा इसके ऊपर थोड़ी रोशनी इसका डालें। सर एक ही शिटा होता है यहाँ पे। हाँ, एनालिस्ट अगर आप देख लें इसको, तो इसका मतलब है कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो ग्लोबल इंटीग्रेशन उसकी नहीं है। जब ग्लोबल इंटीग्रेशन नहीं है, इसका मतलब है जो बैरूनी सरमायाकार यहाँ आके नहीं बैठा। अगर बैरूनी सरमायाकार होता सर, तो वो तो जाहिर ही बात है ना, आपके ऑटोमेटिकली आ जाना, और आपके फॉरेन रिजर्व 100 से 150 अरब डॉलर होते अगर बाहर से डॉलर या फॉरेन एक्सचेंज आया होता, तो वो नहीं आए। ये लोकल सरमायाकार है यहाँ पे। नहीं तो इसको तो आपने 2-3 माह देखा, पहले देखा कि तमाम वज़ीरा और वज़ीर आज़म कहते थे हमारा इंडेक्स जो है स्टॉक मार्केट का कहाँ चला गया, क्योंकि वो जब आपको इंटरनली कोई गुड न्यूज मिलती है तो ये जाके आते हैं। हालांकि मैंने आज स्टॉक एक्सचेंज देखे हैं, न्यूयॉर्क का वो 1300 पॉइंट नीचे गया है, टोक्यो का यूरोप के सारे गिरे हैं, टोक्यो का 300 पॉइंट गिरा है, हांगकांग का 300 पॉइंट गिरा है, मुंबई का तकरीबन 300-350 पॉइंट गिरा है, तकरीबन हर मुल्क का गिरा है, क्योंकि ये एक ऐसी न्यूज थी कि इसमें गिरना ही था, ये अंडरस्टूड थी। लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो बिजली के सस्ते होने पे स्टॉक एक्सचेंज 1200 पॉइंट्स ऊपर गया है। अब ये कोई इसके लिए रीजन वही है जो आप बता रहे थे, ऑक्सफोर्ड पे कोई सब्जेक्ट जरा ये मैं हमारे व्यूअर्स को भी बता दीजिए कि इसका हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो ऊपर गया है इसकी रीजन क्या है, क्योंकि पिछले 25-30 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये स्टॉक एक्सचेंज जो है लाखों लोगों की तमाम उम्र की जमा पूंजी खा चुका है। तो ये बता दीजिए कि क्यों गया। अच्छा, वो यही वजह है कि जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में जो हमारे बड़े बड़े अशराफियां हैं, इनकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, और जो बाहर के जो इन्वेस्टर होते हैं जिसको एफपीआई कहते हैं, या जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, वो नेग्लिजिबल है, अगर वो है भी तो वो कम है। तो जब इंटरनेशनली कोई भी वाकयात होते हैं तो इन्वेस्टर क्या करता है, जब उसको लगता है कि इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी आ गई है तो वो फौरन वहां से अपने फंड्स निकालता है। जैसे ही फंड निकालता है स्टॉक एक्सचेंज गिर जाए। जिस तरह आज हुआ, जब टैरिफ लगे तो इंटरनेशनली अनसर्टेनिटी आ गई, दुनिया के तमाम तकरीबन तो सब ने जो इन्वेस्टर थे कि वो डरे हुए कि दोबारा हर मुल्क अब रिएक्ट करेगा, इसके बदले और टैरिफ लगाएगा, तो उसने पहले से अपने फंड निकाले। पाकिस्तान में क्योंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर वो नेग्लिजिबल है या नॉमिनल है, इसलिए वो यहाँ पे इसका असर नहीं होता, और यहाँ पे जो लोकल इन्वेस्टर है उसी का पैसा पड़ा हुआ है, और उसी की वजह से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, और वो बिजली के रेट के ऊपर चला गया। सिट्टा भी होता है सर, सिट्टा ही है, स्टॉक एक्सचेंज है क्या, अल्फाज का गौरव चलता है, माफियाज है, सिट्टा खेलते हैं। सिट्टा, वो वाकई आपकी बात सही है, आर्टिफिशियल राइस, हाँ, लोगों की इन्वेस्टमेंट को गिरा दिया। वो इस पे तो बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्री। तो इसका मतलब है कि जो हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है ये कोई हकीकी मार्केट के साथ इसका ताल्लुक नहीं है सर, हकीकी मार्केट के साथ इसका ताल्लुक नहीं। वैसे आप खुश नहीं हुए कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज आज ऊपर, पूरी दुनिया के स्टॉक सर मैं क्रैश हो गए? सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, खुश तो तब हो ना हकीकी तौर पे इसका मार्केट के साथ, बिजनेस के साथ ताल्लुक हो। वो तो चंद सिट्टाबाज हैं जो बड़े हैं, वो एक अशराफिया, जैसे कि अफरीदी साहब फरमा रहे हैं, अशराफिया है वो, उसके नाम पे उसको जायज। इसका मतलब है कि हम उम्मीद रखें कि कल या आज रात को हमारे जो गुजरा है वो बयान देंगे कि हमारी मईशत स्टेबल है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो है, देख रहे हैं पूरी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करके हमारा स्टॉक एक्सचेंज मतलब ऊपर गया। वो उनके लिए तो खबर है ना जी, वो कल आएगी ये खबर। मुझे ये बताइएगा, अमेरिकन कांग्रेस में जो विल्सन की जो करारदाद है, इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत कहाँ खड़े हैं
क्योंकि कोशिशें ये हो रही हैं कि ये जो करारदाद है इसको डिले कर दिया जाए या वापस ले लिया जाए। अभी तक तो कोई कामयाबी नहीं है, इसमें दौड़ें लग रही हैं। मुझे बताइएगा कि ये असल हकीकत क्या है? असल उसने जो करारदाद पेश की है वो हमारे लिए, तो मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि हमारे ये इंटरनल मामलात हैं। करारदाद जहाँ पे भी हो, जहीं वो ये कोई मुनासिब नहीं है या